एक्जिमा के लिए कार्निवोर डाइट। क्या कार्निवोर डाइट एक्जिमा के लिए काम करती है? सबसे अच्छे नतीजे कैसे मिल सकते हैं? इस वीडियो में हम एक्जिमा के लिए कार्निवोर डाइट के बारे में बताएंगे, साथ ही यह अन्य डाइटरी अप्रोचेस से कैसी है। हम आम गलतियों पर चर्चा करेंगे और आप अपनी प्रगति को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूँ, एक सर्जन जो आंत के माइक्रोबायोम असंतुलन सूजन कम करने समर्पित हूँ। मैं खुद अपनी 20वीं शुरुआती वर्षों में पाचन संबंधी समस्याओं और ऑटोइम्यून सूजन से जूझ चुका हूँ और मैंने एक ऐसी पद्धति विकसित की है जो मुझ पर और मेरे मरीजों पर कारगर साबित हुई है। मेरी इस पद्धति को माइंड गट इम्यूनिटी अप्रोच कहा जाता है और वर्षों में इससे हजारों लोगों को सफलता मिली है। अगर आपको या आपके जानने वाले किसी को एक्जिमा है और वे सूजन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो mgclinic.com पर जाएं और मेरे साथ एक डिस्कवरी कॉल शेड्यूल करें। मैं आपको एक्जिमा से उबरने के लिए व्यावहारिक कदम बताऊंगा और समझाऊंगा कि 6 हफ्तों में स्थायी परिणाम कैसे पाएं। इतनी सारी उलझनों के बीच हम कैसे तय करें कि एक्जिमा के लिए वास्तव में क्या काम करता है? जैसा कि मैंने अपने दूसरे वीडियो एक्जिमा के लिए आदर्श आहार में बताया था, मैं व्यक्तिगत रूप से फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर डाइट प्लान का समर्थन करता हूं और एक्जिमा से पीड़ित व्यक्ति के लिए किसी डाइट की प्रभावशीलता तय करने के लिए मैं 4 मुख्य मानदंडों का उपयोग करता हूं। आइए इन 4 मानदंडों को फिर से संक्षेप में देखते हैं। पहला है फाइटोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता, तीसरा है माइक्रोबायोम की विशिष्टता और चौथा है फूड सेंसिटिविटी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इनका क्या मतलब है, तो आप एक्जिमा के लिए आदर्श आहार वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको इसका संक्षिप्त विवरण दे देता हूँ। सिर्फ दोहराने के लिए, आपके पेट में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शुगर, स्टार्च और फाइबर को फर्मेंट करते हैं, जिससे पेट फूलना, गैस बनना और त्वचा में सूजन जैसी समस्याएं होती हैं। अब आइए कार्निवोर डाइट पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि यह अन्य डाइट्स जैसे फाइटोन्यूट्रिएंट डाइट, जिसे मैं एक्जिमा के प्रबंधन के लिए सुझाता हूं, की तुलना में कैसी है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्या कार्निवोर डाइट एक्जिमा के लिए काम करती है, तो कभी कभी करती है, लेकिन इसका कारण इतना है कि यह समीकरण से कार्बोहाइड्रेट्स को हटा देती है, जिससे सूजन का स्रोत कम हो जाता है। एक्जिमा के लिए कार्निवोर डाइट पूरी तरह से जानवरों पर आधारित खाद्य पदार्थों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें फाइबर, कार्ब्स को हटाना और संतुलन के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स जोड़ना शामिल है। कार्ब्स को हटाकर एक्जिमा के लिए कार्निवोर डाइट हानिकारक बैक्टीरिया को खाना देना बंद कर देती है और इसके बजाय प्रोटीन और फैट्स के जरिए कैलोरी देती है। यही वजह है कि यह अल्पकालिक रूप में सूजन को कम करने में मदद करती है। इसे अक्सर फ्लेयर अप्स के दौरान या तब इस्तेमाल किया जाता है जब पारंपरिक डाइटरी तरीके काम नहीं करते। शरीर में हिस्टामिन का मुख्य उत्पादक आंत के बैक्टीरिया होते हैं और अगर आंत के बैक्टीरिया के पास प्रोसेस करने के लिए शुगर नहीं होती, तो हिस्टामिन का स्तर नीचे चला जाता है। हालांकि सिर्फ कार्ब्स को हटाने से यह जरूरी नहीं है कि आपकी आंत का माइक्रोबायोम खुद ब खुद स्वस्थ संतुलन में लौट आएगा। क्या आपको वे 4 मानदंड याद हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया था? मैं बताऊंगा कि यह डाइट लंबे समय में कैसी साबित होती है। अब चलिए पहले मानदंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स पर नजर डालते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स पौधों से मिलने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुण प्रदान करते हैं। ये यौगिक एक्जिमा या हिस्टामिन डिस्फंक्शन वाले लोगों के लिए बेहद मददगार हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरे शरीर में, खासकर त्वचा में, सूजन को कम करते हैं। यहाँ 2021 का एक अध्ययन है जिसमें आंत के माइक्रोबायोम, प्रोबायोटिक्स और एक्जिमा के इलाज में उनकी भूमिका के आपसी संबंध को देखा गया है। और यह 2020 का एक अध्ययन है जिसमें क्वेरसेटिन और उसके जैव सक्रिय प्रभावों जैसे सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव और एक्जिमा में घाव भरने पर चर्चा की गई है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स कई श्रेणियों में आते हैं, जैसे पॉलीफेनोल्स, टर्पीन, थायोसाइनेक्स, फाइबर, रेजिस्टेंट स्टार्च, ओमेगा फैट्स और एल्कलॉइड्स। ये सूजन को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो आंत से शुरू होती है और पूरे शरीर में, खासकर त्वचा तक असर डालती है। अगर आप एक्जिमा के लिए कार्निवोर डाइट अपना रहे हैं, तो आपको ये पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप इस डाइट के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स जोड़ने का एक तरीका हर्बल चाय के माध्यम से है, जिससे आपकी कार्निवोर योजना में कोई बाधा नहीं आएगी। ये चाय आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स देती हैं, बिना किसी कार्बोहाइड्रेट, फाइबर या शक्कर के। अन्य डाइट जैसे पालेयो, कीटो और लो कार्ब योजनाएं फाइटोन्यूट्रिएंट्स की अनुमति देती हैं, और अगर यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इन डाइट्स पर विचार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
हालांकि ध्यान रखें कि सख्त कार्निवोर डाइट आपको ज़रूरी फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं देगी, जिसका मतलब है कि एक्जिमा को नियंत्रित करने के लिए उनके कुछ सूजनरोधी प्रभावों से आप वंचित रह जाएंगे। अब चलिए मैक्रोन्यूट्रिएंट आवश्यकताओं की ओर बढ़ते हैं। एक्जिमा के लिए कार्निवोर डाइट मैक्रोन्यूट्रिएंट की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में काफ़ी अच्छा काम करती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन शामिल होते हैं। मेरी वेबसाइट पर एक कैलकुलेटर में अपनी लंबाई, वजन और गतिविधि स्तर दर्ज करके आप अपनी विशिष्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट आवश्यकताएं जान सकते हैं। अगर आप एक्जिमा के लिए कार्निवोर डाइट अपना रहे हैं, तो आपको कुछ बदलाव करने होंगे, जैसे फैट्स और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना और कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना। आमतौर पर एक्जिमा डाइट जिसमें आधी कैलोरी फैट से आती है, वह आमतौर पर अच्छी मानी जाती है। हालांकि मुझे मांस में पाए जाने वाले सैचुरेटेड फैट्स खास पसंद नहीं है, क्योंकि ये कुछ सूजन संबंधी प्रक्रियाओं जैसे हिस्टामिन से जुड़े होते हैं। मुझे मांस में पाए जाने वाले एनिमल बेस्ड कोलेस्ट्रॉल भी पसंद नहीं है, क्योंकि यह शरीर में एराकिडोनिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकता है। मैंने अपने चैनल के दूसरे वीडियो में एक्जिमा से जुड़ी सूजन की इन दोनों प्रक्रियाओं का वर्णन किया है, तो अगर आपको ताज़ा जानकारी चाहिए तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। जब मैं अपने क्लाइंट्स के लिए डाइट तैयार करता हूं, तो वे आमतौर पर स्पष्ट कारणों से कम कार्ब्स वाली होती हैं और ज्यादातर फैट्स पौधों से मिलने वाले ओमेगा स्रोतों से आते हैं, इसलिए आपको ये समस्याएं नहीं होती। मैक्रोन्यूट्रिएंट के नजरिए से देखा जाए तो एक्जिमा के लिए कार्निवोर डाइट काम कर सकती है, लेकिन जानवरों की चर्बी और कोलेस्ट्रॉल से जुड़े सूजनकारी तत्वों से सावधान रहें। अब माइक्रोबायोम की विशिष्टता पर नजर डालते हैं। आइए इस समीकरण पर वापस चलते हैं। आपके पास हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जो कार्ब्स पर पलते हैं, जिससे सूजन होती है। हालांकि कार्निवोर डाइट एक्जिमा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को हटा देती है, लेकिन क्या यह वास्तव में अच्छे बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ावा देती है? इसका जवाब साफ तौर पर नहीं है। अब मुझे पता है कि यह कुछ लोगों को विवादास्पद लग सकता है, क्योंकि YouTube पर बहुत से लोग कहते हैं कि कार्निवोर डाइट अपनाने वालों के लिए आंतों के माइक्रोबायोम की विविधता वास्तव में अच्छी होती है। और आप पाएंगे कि इस मुद्दे पर पूरे पूरे रेडिट थ्रेड्स में बहस चलती रहती है, लेकिन मैं आपको एक व्यावहारिक नजरिया देना चाहता हूं। सालों में सैकड़ों, अगर हजारों नहीं, तो मल परीक्षणों की समीक्षा करने के बाद मैंने कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति में जो एक्जिमा के साथ कार्निवोर डाइट फॉलो करता हो, एक स्वस्थ और संतुलित माइक्रोबायोम नहीं देखा। एक्जिमा से जुड़ी सूजन और हिस्टामिन अक्सर आंतों के माइक्रोबायोम की गड़बड़ी से उत्पन्न होती है। हमारे प्रोग्राम में हम जापान से पेटेंटेड प्रोबायोटिक्स को शामिल करके शुरुआत करते हैं, जो आंतों के माइक्रोबायोम को फिर से संतुलित करने और इन हानिकारक प्रोहिस्टामिन बैक्टीरिया को हटाने में मदद करते हैं। लेकिन आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि अच्छे बैक्टीरिया जो हिस्टामिन नहीं बनाते, वे बढ़े? यह कार्ब्स को पूरी तरह हटाकर नहीं होता, यह सही फाइटोन्यूट्रिएंट्स को सावधानी पूर्वक चुनने से होता है। और यहीं पर माइंड गट इम्यूनिटी मेथड वाकई में सबसे अलग नजर आता है। हमने ऐसा आहार तैयार किया है जो लाभकारी बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ावा देता है, जो एक बायोफिल्म बनाते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया व फंगस को बाहर कर देते हैं। जैसे जैसे ये अच्छे बैक्टीरिया कई हफ्तों में पनपते हैं, शरीर में हिस्टामिन का उत्पादन कम होता है और एल्फा, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 4 जैसे प्रोइन्फ्लेमेटरी मार्कर भी घट जाते हैं। एक्जिमा के लिए कार्निवोर डाइट की मुख्य समस्या यह है कि यह समस्या की जड़ को नजरअंदाज कर देती है। आप अस्थायी रूप से खराब बैक्टीरिया को कार्ब्स से दूर रहकर भूखा रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप फाइबर या शुगर दोबारा शुरू करते हैं, आपके लक्षण वापस आ जाते हैं। और समय के साथ मैंने यह पैटर्न बार बार देखा है। लोग कार्निवोर डाइट में असफल हो जाते हैं क्योंकि यह लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। जब वे फिर से कार्ब्स खाना शुरू करते हैं, तो उनके लक्षण लौट आते हैं, क्योंकि आंत के माइक्रोबायोम की समस्या का समाधान नहीं हुआ होता। इसके विपरीत फाइटो डाइट एक्जिमा से जुड़ी माइक्रोबायोम की जड़ों की समस्याओं को संबोधित करती है। लंबे समय में इसका मतलब है कि आपके पास खाने पीने में ज्यादा लचीलापन होगा और आप कभी कभी चीट मील्स का आनंद भी बिना किसी नकारात्मक असर के ले सकते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को प्रोग्राम के तीसरे या चौथे महीने तक चीट मील्स शामिल करना सिखाता हूं, क्योंकि तब तक हम आंत की समस्याओं को स्थायी रूप से हल कर चुके होते हैं। मैं त्वरित समाधान का समर्थक नहीं हूं, और जहां एक्जिमा के लिए कार्निवोर डाइट फ्लेयर अप के दौरान मदद कर सकती है, वहीं यह हमारे क्लाइंट्स के लिए डिजाइन की गई फाइटो डाइट्स की तुलना में लंबे समय तक टिकाऊ रणनीति नहीं है। सालों में मैंने कई लोगों से डिस्कवरी कॉल्स की हैं जिन्होंने एक्जिमा के लिए कार्निवोर डाइट आजमाई, लेकिन उन्हें दीर्घकालिक सफलता नहीं मिली। उनमें से ज्यादातर को अस्थायी राहत मिली, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार्ब्स दोबारा शुरू किए, उनके लक्षण वापस आ गए। और यह कहानी मैं बार बार सुनता हूँ।
मेरी आशा है कि एक्जिमा के लिए कार्निवोर डाइट की यह ईमानदार समीक्षा आपको यह तय करने में मदद करेगी कि क्या यह आपके लिए सही रास्ता है। जहां यह डाइट लक्षणों को अल्पकालिक रूप से नियंत्रित करने में मदद कर सकती है, वहीं स्थायी राहत पाने के लिए आंत के माइक्रोबायोम को ठीक करना सबसे जरूरी है। आइए अब आखिरी मापदंड यानी फूड सेंसिटिविटी पर चलते हैं। फूड सेंसिटिविटी एक्जिमा को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने अन्य वीडियो में मैं 4 मुख्य फूड सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में बताता हूं जो उपलब्ध हैं। स्किन प्रिक टेस्ट, इगी ब्लड टेस्ट, IgG4 ब्लड टेस्ट और एक्जिमा के लिए नया मीडिएटर रिलीज ब्लड टेस्ट। अगर आपको इन टेस्ट्स के काम करने के तरीके की ताज़ा जानकारी चाहिए तो मेरी एक्जिमा के लिए फूड सेंसिटिविटी टेस्टिंग पर वीडियो जरूर देखें। अब चलिए कार्निवोर डाइट में जटिल प्रोटीन की बात करते हैं, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले टॉक्स में चर्चा की है। जब आप बड़ी मात्रा में प्रोटीन खाते हैं तो वे पेट और ऊपरी आंत में प्रोटीज नामक एंजाइम्स द्वारा टूट जाते हैं। ये एंजाइम्स प्रोटीन को अलग अलग अमीनो एसिड्स में तोड़ते हैं, जिन्हें फिर रक्त प्रवाह में अवशोषित कर लिया जाता है। हालांकि कभी कभी प्रोटीन पूरी तरह से नहीं टूटते, जिससे छोटे पेप्टाइड चेन बनते हैं जो सूजन पैदा कर सकते हैं। हम यह जटिल प्रोटीन के साथ देखते हैं, खासकर जानवरों से प्राप्त होते हैं, तो मांस या अंडों के प्रति संवेदनशीलता विकसित होने की संभावना अधिक है। एक्जिमा के लिए कार्निवोर डाइट अपनाना जोखिम भरा हो सकता है। यह आपके खाने के विकल्पों को सीमित कर देता है और नई संवेदनशीलताएं भी विकसित हो सकती हैं। ठीक है, यही था मेरा नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि कार्निवोर डाइट के साथ आपका अनुभव कैसा रहा, आपके लिए क्या काम आया और क्या नहीं। मैं आपके अनुभवों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ माइंडरट इम्यूनिटी मेथड का उपयोग करके शानदार सफलता पाई है और मैं कस्टमाइजर फाइटोन्यूट्रिएंट डाइट्स और फोकस्ड गट माइक्रोबायोम रिकैलिब्रेशन का मजबूत समर्थक हूं ताकि हमारे क्लाइंट्स को स्थायी सफलता मिल सके। तो अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो ऐसे और कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा की तरह मैं डॉक्टर चानू दसारी, माइंडबेक इम्यूनिटी क्लिनिक से और अगली बार आपसे फिर मिलूंगा।